अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है सऊदी अरब और चीन में तेल के मामले पर होने वाली एक अहम पेशरफ्त की। नाज़रीन, सऊदी अरब चीन को डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन में तेल की फ़रोख्त पर राज़ी हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया है कि दोनों मुल्कों में अगर मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर पहुँच जाते हैं तो दुनिया पर डॉलर की हुक्मरानी ख़त्म हो सकती है। मुज़ाकरात की खबरों के बाद चीनी करेंसी युआन की कदर भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। नाज़रीन, अगर हम सऊदी अरब की तेल की मजमूई बरामदात को देखें तो 25% से ज़ायद का ख़रीदार चीन है। बीजिंग ने अपनी करेंसी को पूरी दुनिया में काबिल तिजारत बनाने की कोशिश 2018 में भी की थी, जिसमें युआन की कीमत वाले तेल के मुआहदे मुतारिफ कराए गए, लेकिन उन्होंने तेल की मंडी में डॉलर के गलबे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब जब दुनिया में एक बार फिर तिजारती जंग छिड़ी दिखाई देती है, युआन डॉलर से टक्कर लेने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है, तो इस खबर ने दुनिया में हलचल मचा दी है। सऊदी अरब चीन के साथ ये मुआहदा क्यों करने जा रहा है, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया भी लेंगे। चीन ने अपनी करेंसी को पूरी दुनिया में काबिल तिजारत बनाने की कोशिशों का एक बार फिर आगाज कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 साल के दौरान चीन और सऊदीया के माबैन कई मरतबा खाम तेल की फरोख्त के मुआहदे युआन पर मुंतकिल करने की बात हो चुकी, लेकिन कोई पेशरफ्त सामने न आई। वाशिंगटन से बढ़ती तिजारती जंग के बायस रियाद और बीजिंग के माबैन बातचीत में तेजी देखने में आई है। सऊदी अरब यमन की खाना जंगी में अपनी मुदाखलत के लिए अमेरिका की हिमायत न करने, जौहरी प्रोग्राम पर ईरान के साथ मुआहदा करने की बाइडेन इंतजामिया की कोशिश पर नाराज है। दोनों मुल्कों के अमेरिका से बढ़ती कुर्बतों और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सऊदी अरब और चीन एक दूसरे के करीब आ गए, जिस पर बातचीत आगे बढ़ी और अब सऊदी अरब चीन को डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन में तेल फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की है। इससे पहले चीन ने अपनी करेंसी को पूरी दुनिया में काबिल तिजारत बनाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर 2018 में युआन की कीमत वाले तेल के मुआहदे मुतारिफ कराए थे, लेकिन इस इक़दाम ने तेल की मंडी में डॉलर के गलबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब भी चीन डॉलर के इस्तेमाल को अपने लिए खतरा समझता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, ये पेशरफ्त खाम तेल की आलमी मार्केट पर अमरीकी डॉलर के गलबे को मुतासर कर सकती है। इसकी वजूहात सऊदी अरब की तेल की मजमूई बरामदात के 25% से जायद का खरीदार चीन है। चीनी करेंसी में तेल की खरीदारी से कीमतों में भी आलमी सतह पर रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर सीनियर अमेरिकी हुकाम ने युआन में सऊदी तेल की फरोख्त को गैर मुस्तहकम और जानहाना करार देते हुए कहा कि रोजाना लाखों बैरल तेल की युआन में फरोख्त से सऊदी मईशत हिल सकती है, क्योंकि सऊदी करेंसी रियाल डॉलर के साथ मुंसलिक है। 1974 से सऊदी अरब खाम तेल की तिजारत डॉलर में कर रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि सऊदी अरब डॉलर के अलावा किसी करेंसी में तेल की तिजारत करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब जो तेल बरामद करता है उसका 25% से ज्यादा चीन खरीदता है। अगर कीमत युआन में रखी जाए तो वो फरोख्त चीन की करेंसी की हैसियत को बढ़ा देगी। दोनों मुल्कों में अगर कोई मुआहदा तय पा जाता है तो इससे आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट में आपने देखा 2018 में भी ऐसी कोशिशें की गई, लेकिन उससे डॉलर को कोई खातिर खा नुकसान हुआ नहीं। लेकिन अब की दफ़ा ये कहा जा रहा है कि डॉलर जो है वो हिलका रह जाएगा और युआन के आ जाने से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सऊदी अरेबिया का इसमें क्या फ़ायदा है, सऊदी आखिर इस मुआहदे पर क्यों रजामंद दिखाई देता है, इस पर हम बात करेंगे जी। मोहम्मद ज़मीर असदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर असदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर असदी साहब, फरमाइएगा कि ये सऊदी अरब बीजिंग को चीनी करेंसी में तेल की फ़रोख्त पर रजामंद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों में अभी तक कोई मुआहदा जो है उसको हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हतमी तौर पर मामला जो है ये तय हो जाएगा? और अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो चीन को तो इससे फ़ायदा है ही है, लेकिन सऊदी अरेबिया को इससे क्या फ़ायदा हासिल होने जा रहा है? और क्या चीनी करेंसी डॉलर को मात दे पाएगी? ये 2018 वाला मामला देखेंगे ज़मीर हम। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और आपको मैं बताता चलूं कि दोनों ममालिक के माबैन ये जो अभी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, इसके पीछे सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि सऊदी अरब में इस हवाले से बड़ा एक तफसीली जो है वो मुशावरत का अमल जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जारी था, और गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से और तकरीबन 6 माह से दोनों ममालिक के माबैन इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद भी जारी थी।
अब सऊदी अरब ने हतमी तौर पर ये फैसला किया है कि वो अब जो तेल का उनका जो लेन-देन है चीन के साथ उसको वो युआन में जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं। इसके 3-4 पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें देखना ये है कि सऊदी अरब को डोमेस्टिकली इसका क्या बेनिफिट है। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब इस वक़्त जो है वो तारीखी ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्रोसेस से जो है वो गुज़र रहा है और उसके लिए सऊदी अरब को जो इस वक़्त लीड कर रहे हैं उनके वली अहद, वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और हर वो स्टेप ले रहे हैं जिससे सऊदीया की इकोनॉमी आने वाली दिहाइयों में ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके। अब जो उनकी शूरा है, उनका ये फैसला है कि हमारे जो पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप है, गो के वो इस वक़्त अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हैं, तो हमें अल्टरनेट प्लान्स जो हैं, वो तलाश करने हैं। उन अल्टरनेट प्लान्स में अब चीन के साथ जो ख़ास तौर पर तेल की जो तिजारत है, वो युआन में करने का फैसला किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सऊदी अरब जो है, वो अपने जो रेवेन्यू बेस है, वो उसको एक्सपैंड करना चाहता है और इसको जो है मज़ीद डाइवर्सिफ़ाई करना चाहता है ताकि आने वाली दिहाइयों में जो रिस्क एंड लॉसेस इनकी इकोनॉमी के साथ जो अटैच होंगे, उन पर किसी न किसी तरीके से काबू पाया जा सके। और उसके सबसे बड़ा जो बुनियादी नुकता है, वो ये है कि सऊदी अरब में इस वक़्त जो है विजन 2030 जिसका एक बहुत चर्चा है, उसके लिए सऊदी अरब को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो कि वो उनको नज़र आ रहा है कि चाइना से चीन मिल से जो है सकते वो हैं। हासिल हो सकती है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के साथ जो रिलेशनशिप है, वो वो इस वक़्त जो है रद्द-ओ-बदल का शिकार है। इसके अलावा ये है कि डोमेस्टिकली के अलावा सऊदी अरब को इंटरनेशनली जो सपोर्ट चाहिए चाइना से, वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, जो उनकी सरहदों पर जो सिक्योरिटी के हालात हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो उनको अपने सिविल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा उनका बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है, उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए, वो चीन की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो वो चीन से उनको मिल सकती हैं और ख़ास तौर हुँ। पर जो उनके ह्यूमन राइट्स की नाम-नेहाद जो वायलेशंस अमेरिका या वेस्ट जो है वो क्लेम करता है, उसको टैकल करने के लिए अब चीन की जो है वो इमदाद जो है वो देखी जा रही है, सपोर्ट देखी जा ठीक रही है, है। अच्छा सऊदीया क्या सोच रहा है ये तो आपने बता दिया, थोड़ा-सा इस पे भी बात कर लेते हैं ज़मीर साहब कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? हम जानते हैं कि चीन की अमेरिका के साथ तिजारती जंग ट्रंप के दौर से ही चल रही है, ये कोई अभी की बात नहीं है। जो बाइडेन इंतज़ामिया ने भी अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगाई, लेकिन सऊदी अरब की भी जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद से कुर्बतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक हफ़्ता कबल भी सऊदी अरब ने अमेरिका में अपनी सरमायाकारी को कम करने का इशारा दिया था। अभी हम देख रहे हैं जो लास्ट इंटरव्यू दिया है मोहम्मद बिन फैसल की जानिब से उसमें भी कहा गया है कि जी अमेरिका क्या सोचता है हमें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मोहम्मद बिन सलमान का ये इंटरव्यू फिर चाइना की जानिब उनका बढ़ना, ये सारी चीज़ें अपनी जानिब सऊदीया क्या सोचा है इस पर हमने बात कर ली। अमेरिका क्या ऐसा सोच रहा है कि सऊदीया को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा? अमेरिका की जानिब से जब से ये जो बाइडेन इंतजामिया हमारे सामने आई है, अमेरिका और सऊदी अरब के जो रिलेशनशिप हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा रद्द-ओ-बदल देखने में आया है। जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में भी सऊदी अरब की खास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स उनके हवाले से उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक ये है कि जो वायलेशंस थी उस पर काफ़ी बात की। यमन में जो जंग चल रही है, खास तौर पर हौसी बागियों का जो मामला है, उसमें इलेक्शन कैंपेन में बाइडेन ने कहा कि हम इसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। जैसे ट्रंप ने एक फ्री हैंड दिया हुआ था, ट्रंप बाइडेन इंतजामिया का ये कहना है कि उसको हम तब्दील करेंगे। ये वो जो इलेक्शन कैंपेन्स में मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें की गई थी, प्रैक्टिकली बाइडेन ने जब इक़्तिदार संभाला तो सऊदी अरब के साथ जो मामलात थे उसको बिल्कुल असरे नो जो है उसका जायज़ा लिया गया और वो तब्दील होते हुए नज़र आए। सऊदी अरब का ये एतराज़ है कि अमेरिका जो है वो हौसी बागियों के मामले पर उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। सऊदीया की सिक्योरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को जिस तरीके से उनको सपोर्ट चाहिए थी। तो करेक्ट। जो बाइडेन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से सऊदीया को एक उनका जो है आल्दो एक अलाय तो ज़रूर है, उनको एक बेहतर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देखा तो ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जो सऊदीया के जो एतराज़ात हैं, ख़ास तौर पर उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से, उनको दूर नहीं किया जा रहा है। अमेरिका में मुख्तलिफ जो उनके ख़ास तौर पर बड़ी मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके कांग्रेस के अरकान जो हैं, वो ये समझते हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया को इस वक्त अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ मशरिक वस्ता में हमारे जो शराकतदार ममालिक हैं, उनके साथ अपने मामला तय करने की जरूरत है। अदरवाइज चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, खासतौर पर एशिया में और फिर मशरिक वस्ता में, वो मुस्तकबिल में उसको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सोच अमेरिका में जरूर मौजूद है, लेकिन
फिलहाल जो है जो बाइडेन इंतजामिया के जो ताल्लुकात हैं सऊदीया के साथ वो कुछ अच्छे नहीं हैं। इसीलिए हमें मुख्तलिफ ये स्टेप सऊदी अरब की तरफ से जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें वो चीन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो खबर आई है, जिसमें ज़ाहिर है अभी कोई मुआहदा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमने देखा है कि युआन में सऊदी तेल की फ़रोख्त को गैर मुस्तहकम और जारहाना फ़ैसला करार दिया है। आप तक क्या तबसरे, क्या तज्ज़िये पहुँच रहे हैं? माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि अमरीकी हुकाम ये बता रहे हैं कि रोज़ाना लाखों बैरल तेल की युआन में फ़रोख्त से सऊदी मईशत जो है वो हिल सकती है, क्योंकि सऊदी करेंसी जो है वो जो रियाल जो है उनका वो डॉलर के साथ मुंसलिक है। क्या हम ये समझें कि अमेरिका की जानिब से ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है सॉरी, कि ये मईशत हिल जाएगी सऊदीया की, ये सही है, या फिर वो खुद डूबते हुए देख रहा है अपनी कश्ती को, तो फिर इस तरह से सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अमेरिका की तरफ से ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया सीएनबीसी की आज की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है, वो आप पढ़ लें। उसमें ये हमें बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये स्पेकुलेशंस जो हैं, ये हकीकी अदाद-ओ-शुमार पर मबनी नहीं है। अमेरिका जो है, वो सिर्फ जो है अपने दुनिया भर में सनसनी फैलाने की जो है, वो सेंसेशनलिज्म की कोशिश कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि चीन की जानिब से जो उनकी युआन में जो ट्रेड के जो मामलात हैं, वो न सिर्फ सऊदी अरब से बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लॉन्च होने के बाद बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि बीआरए के मेंबर्स हैं, वो अब चीन के साथ युआन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये ऐसा कहना कि जनाब के युआन में जो है वो अपनी मामलात जो है वो चीन के साथ बढ़ाएगा, तो सऊदी मईशत जो है उसको किसी किस्म का धचका लग सकता है। तो इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, और ये सिर्फ एक जो है वो एक नैरेटिव डेवलप करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा है कि अब उन ममालिक की तादाद बढ़ती जा रही है जो युआन में ट्रेड कर रहे हैं। युआन में 2020 और 21 में अगर हम देखें जो अदाद शुमार है, तो वो हमें ये बताते हैं कि दुनिया भर में जो ट्रेड हुई है चीन की मुख्तलिफ ममालिक के साथ, अपने शराकतदारों के साथ, वो 4.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ ममालिक चीन के साथ युआन में अब अपनी जो तिजारत है उसको फरोग देना चाहते हैं, और जो इंटरनेशनलाइजेशन जो इंडेक्स है मुख्तलिफ करेंसीज का एक्सचेंज के हवाले से, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के हवाले से, उसमें भी युआन 5.02% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि युआन जो है इस वक्त एक पसंदीदा करेंसी बनती जा रही है, और मईशतों को धचका लगने के हवाले से जो चीन का अमेरिका का जो नैरेटिव है वो हमें दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरोप की भी अब एक बनता जा रहा है, तलब बनता जा रहा है, ये जो सऊदीया है, खलीजी ममालिक हैं, तेल की वजह से। क्यों? क्योंकि रूस के साथ तो यूक्रेन में जो मामला हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उससे कोई तेल लेगा नहीं। आप लेना चाहते भी है तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि अब ये जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी पहुँचे हैं खलीजी ममालिक के दौरे पर, मुख्तलिफ उन्होंने रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं कि रूस ने जो किया है यूक्रेन के अंदर और जिस तरह से उससे पाबंदियाँ लगी हैं, खलीजी ममालिक को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, खलीजी ममालिक फिल वक्त जो है ओपेक प्लस जो एक एग्रीमेंट है उनका रशिया के साथ तेल के हवाले से, इस वक्त जो प्रेशर है अमेरिकन का और वेस्टर्न का, वो क्या है? वो यही है कि यूरोप पे एनर्जी का जो बर्डन आने वाला है रशिया पर, जो लगाई गई पाबंदियां हैं, उसको किसी तरीके से जो है वो टैकल किया जाए, जो कि अब उन्हें संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मशरक़े वुस्ता की तरफ देख रहे हैं कि ये मशरक़े वुस्ता के ममालिक ऐसे हैं जो कि रशिया की जानिब से जो तेल और गैस प्रोवाइड की जा रही थी यूरोप को, उसका जो है वो एक अल्टरनेट हो सकते हैं। लेकिन मशरक़े वुस्ता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मशरक़े वुस्ता के जो ममालिक हैं उनका जो ओपेक प्लस एक एग्रीमेंट है रशिया के साथ, वो उसको बिल्कुल ऑनर करने जा रहे हैं। उसमें जो कमिटमेंट है उनकी रशिया के साथ, वो उसको किसी भी सूरत जो है अमेरिका और यूरोप के लिए, जो कि फिल वक्त मशरक़े वुस्ता पे एक प्रेशर एलिमेंट के तौर पे सामने आया है, उसके लिए वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और रशिया के साथ अपनी कमिटमेंट उनकी वो जारी रहेगी। ओपेक प्लस का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसकी एक बुनियादी वजह ये है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि यूक्रेन के साथ रशिया का जो मामला हुआ है इस वक्त, वो मिलिट्री ऑपरेशन इसको रशिया जो है वो कहता है, इसकी अभी तक मिडल ईस्ट के जो ममालिक है, जो बड़े ममालिक, उनकी तरफ से इसकी कंडमनेशन नहीं हुई। अमेरिका और यूरोप की ये कोशिश है, आपने देखा होगा पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई कि जो सऊदी वली अहद हैं और यूएई के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने जो बाइडेन के साथ टेलीफोनिक कॉल जो है उनकी सुनने से इनकार कर दिया। तो इसके बुनियादी वजह यही है कि मिडल ईस्ट
इस वक्त किसी भी सूरत जो है अमेरिका की बात रशिया के हवाले से सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी वो सपोर्ट अमेरिका को देने को तैयार नहीं है जिसको बेस बुनियाद बुनियाद बनाकर अमेरिका और यूरोप ये साबित कर सकें कि रशिया आइसोलेट हो चुका है। क्योंकि फ्यूचर में मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं इनके जो डिफेंस रिलेशनशिप है और जो इनका एक एनर्जी का एक रिलेशनशिप है वो रशिया मॉस्को के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। ठीक है जी। सियासत की बसात पर हम देख रहे हैं कि जो मईशतें हैं उनको बड़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और उसको देखकर ही सारी चालें चली जा रही हैं ममालिक की जानिब से। इसी पर आप तबसरा फरमा रहे थे मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि दोनों जानिब से जंग के खात्मे से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। रूस का कहना यह है कि यूक्रेन के लिए ऑस्ट्रिया या स्वीडन जैसी हैसियत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, यानी ऐसे यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक जो नेटो फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। सदर ज़ेलेंस्की ने भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक कहा है कि यूक्रेन नेटो इत्तेहाद में अदम शमूलियत और जंगबंदी पर आलमी सलामती की ज़मानतों को कबूल करने के लिए तैयार होगा। एक बड़ी पेशरफ्त है, ये बड़े अहम बयानात हैं जो आ रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 15 निकाती अमन मनसूबे में जंगबंदी और रूसी फ़ौजियों का इनखला शामिल है, यानी 15 निकात जो हैं वो एक तरह से तैयार कर लिए गए हैं। अब उन पर कब समझौता तय पाता है ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इनखला को कीव की गैर जानिबदारी और यूक्रेन से मुसल्लह अफवाज के हद मुकर्रर करने से मशरूत कर दिया गया है। आपको यहाँ ये भी बताएं कि यूक्रेन से ये मुतालिबा भी शामिल किया गया है कि वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बनने के अज़्म को रद्द कर देगा। अमरीका, तुर्की और बरतानिया समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक से तहफ़्फ़ुज़ के बदले में फ़ौजी अड्डे यूक्रेन की सरजमीन पर कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब यूक्रेन पर हमले के बाद वाशिंगटन और मॉस्को में पहला आला सतह का राबिता हुआ है। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के जो मुशीर हैं उन्होंने जब बात की है रूसी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से, तो इस बातचीत के दौरान उन्होंने वही मुतालिबात दोहराए हैं और एक बार फिर से जोर दिया है कि अगर मॉस्को मुज़ाकरात में संजीदा है तो वो यूक्रेन पर हमले जो हैं उनको पहले रोके, फिर कोई बात हो सकती है। वैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामला जारी है, जो जंग है जो 21वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, इसमें अब तक कितना नुकसान हुआ है, दोनों जानिब से दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ इत्तलात जो पहुँच रही हैं उन पर मबनी एक रिपोर्ट बनाई है। पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते हो गए। दारुल हुकूमत कीव में इमारतों पर बमबारी की इतलात हैं। खातून सहाफ़ी और कैमरामैन हमले में हलाक हो गए। जंगज़दा मुल्क में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 5 हो गई। अमरीकी सिफारत खाने ने चरनीव में रूसी अफवाज की बमबारी में 10 अफराद के हलाक होने का दावा किया है। मारियापोल के मेयर का कहना है कि रूसी फौजियों ने 400 डॉक्टर और मरीजों को यरगमाल बना रखा है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। रूस का कहना है कि फरीकैन यूक्रेन के लिए ऑस्ट्रिया या स्वीडन जैसी हैसियत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, यानी ऐसे यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक जो नेटो फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। इसी तरह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने समझौते के लिए मुमकिन रास्ते का इशारा देते हुए कहा कि यूक्रेन नेटो इत्तेहाद में अदम शमूलियत और जंग बंदी पर आलमी सलामती की जमानतों को कबूल करने के लिए तैयार होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने कौम से खिताब में कहा कि हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम नेटो के रुकन नहीं बन सकते। कीव की जानिब से जंग के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के सरबराहान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात में कोई रुकावट नहीं, लेकिन ये मुलाकात एक मखसूस मुआहदे पर मोहर लगाने के लिए होनी चाहिए। यूक्रेन को ठोस मुआहदों पर मोहर लगानी पड़ेगी जिन पर फिलहाल दोनों वफूद काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवन और रूसी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल निकोले पेट्रुशेव से राब्ता हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक जेक सुलिवन ने जोर दिया कि अगर रूस सिफारतकारी में संजीदा है तो मॉस्को को यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर हमले बंद कर दे। उधर 3 यूरोपीय मुल्कों चेक रिपब्लिक, पोलैंड और स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए ट्रेन के जरिए कीव पहुँच गए। उन्होंने यूक्रेनी अवाम से अपनी हमायत का इजहार किया। दूसरी जानिब रूस पर मगरबी पाबंदियों से जहां मॉस्को की मईशत मुतासर हो रही है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूरोप में भी इक्तिसादी तरक्की को सख्त मनफी असरात झेलने पड़ेंगे। रूस पर पाबंदियों से यूरोप में बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। अब महंगाई में इजाफा होगा, साथ ही तवानाई और खुराक की कीमतों पर बड़ा दबाव आएगा। IMF ने जंग के असरात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है और इसे आलमी मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया। बयान में कहा गया कि पनागज़ीनों की लहर और दूसरे इंसानी मसाइल के अलावा इस जंग से अफरात ज़र बढ़ जाएगी, खुराक और तवानाई की अशिया महंगी हो जाएंगी।
बिल्कुल कि बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, लेकिन इस नुकसान को रोकने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं, जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब 15 निकाती जो एजेंडा है वो तैयार हो चुका है। अब देखना यह है कि इसको बाकायदा मुआहदे की हतमी शक्ल कब दी जाती है, लेकिन रूस की जानिब से ये कह दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से ये इशारा आया था कि क्यों ना दोनों ममालिक की जो क़यादत है वो मिल ले, यूक्रेन के सदर मिलने ज़ेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन से। तो रूस ने ये कहा है कि जी ठीक है, बिल्कुल मिल लें, लेकिन पहले जो एक माहिदा है वो अगर तय पा जाए तो उस पर सिग्नेचर्स के लिए, मोहर सब्त करने के लिए मुलाकात हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्या मामला है, डॉक्टर हामिद खान साहब से समझ लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम आसमा, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो यूक्रेन की जानिब से इशारा दिया गया कि दोनों ममालिक की क़यादत को मिल जाना चाहिए, मिल लेना चाहिए, उस पर जो जवाब आया है रशिया का वो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। उसमें ये कह दिया गया कि ठीक है जी, मिल लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, रूसी प्रेसिडेंट जो है वो मिलने को तैयार है, लेकिन पहले एक मुआहदा हो जाए जिस पर सिग्नेचर्स के लिए, जिस पर मोहर सब्त करने के लिए मुलाकात हो। यानी ये कहा जा रहा है कि पहले आप ये तमाम शराइत माने तो ये मुलाकात होगी। जी आसमा, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जितनी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, बैनुल-अक़वामी जो सफारती ताल्लुकात होते हैं, उनके अंदर इस पहलू को मद्देनज़र रखा जाता है कि जब 2 सरबराहान मिल रहे हैं तो उस मुलाकात के नतीजे में कोई सेर हासिल नताइज मिलें। क्योंकि ये 2 ऐसे मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात की बात हो रही है जो आपस में जंग लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। तो ये एक गैर मामूली किस्म की मुलाकात होगी, और इस गैर मामूली मुलाकात के अंदर रशिया की तरफ से इस तरह की शर्त रखे जाना, मेरा ख्याल है बिल्कुल तवक्को के मुताबिक है। और वो इसका मकसद उनका सिर्फ ये है कि जिस तरह के नेटो के ऊपर सबसे बुनियादी नुक्ता लिया हुआ है रशिया ने कि जी नेटो का रुकन नहीं बनेगा यूक्रेन। दूसरा ये कि वो डेंसेक और वो जो 2 रियासतें हैं उनको अलहदा इंडिपेंडेंट रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। और बाकी जो है, अब ज़ेलेंस्की की हुकूमत के हवाले से मुझे लग रहा है, जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक, रशिया भी अब लचक दिखा रहा है। तो रशिया अपने 3 में से 2 मुतालबात के ऊपर कायम है, तीसरे मुतालबे के ऊपर रशिया ने लचक दिखाई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ इस जंग से मासूम जानों का नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और इस जंग के दरमियान तो जो कुछ हुआ है। ये नुकसान ना हो इस मुआहदे के बाद, इसका फिर जामिन कौन होगा? अगर दोनों शख्सियात की मुलाकात होती है, मुआहदा तय पा जाता है, मोहर सब्त कर दी जाती है, जामिन कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो ज़िम्मेदारी है ना, वो खुद दोनों को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। और जब दुनिया के अंदर वाशगाफ़ अंदाज़ के अंदर ये ओपन एग्रीमेंट आएगा, दिस एग्रीमेंट विल बी लाइक एन ओपन डॉक्यूमेंट। तो उसके तहत वो जिस तरह अगर उसके अंदर लिखा होगा कि जी नेटो के आप मेंबर नहीं बन रहे, तो वो फिर नेटो आप अगर उसको बनाने की कोशिश भी करेगी तो वो खुद इस मुआहिदे की फ़रीक और इस मुआहिदे को तोड़ने वालों में शामिल हो जाएगी, जो कि वो नहीं चाहेंगे। और दूसरी जानिब, अगर जिस तरह अभी आप बात कर रही थी, जितना मुआशी दबाव यूरोप पर पड़ गया है और जिस अंदाज में यूरोप ने इस जंग में रिएक्ट किया है, उसके बाद यूक्रेन के सदर समेत यूक्रेन की आवाम में भी मायूसी है। बहुत सारे मामलात हैं जो यूक्रेन की आवाम यूरोप की तरफ देख रही थी, उसके अंदर उनको जो कहते हैं मतलूबा सपोर्ट नहीं मिली। तो अब वो ये समझते हैं कि इस जंग का वाहिद तरीका ये है कि रशिया के बड़े मुतालबात मानकर फिलहाल हर सूरत में शहरों पर बमबारी खत्म कराई जाए और अमन की तरफ चला जाए। ठीक है, अच्छा, अमन की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ जो है उसके प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। इस दौरे के बाद हमने देखा कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि रूस के खिलाफ जंगी जराइम के जो इल्ज़ामात जी। हैं उनके तहत तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अब अगर ये इल्ज़ामात जो हैं ये सच साबित हो जाते हैं रूस के ऊपर, तो क्या हम फिर ये समझें कि मॉस्को के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है? वीटो पावर का जो उसका हक है वो उसे वापस लिया जा सकता है? नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये जो 15 निकात का मुआहिदा हो रहा है, इसके अंदर ये 3-4 नुकात पहले से दर्ज कराए जाएँगे कि जी यूक्रेन की जानिब से किसी किस्म के भी जंगी जराइम के मुतालबे का इज़हार नहीं किया जाएगा, ना ही रूस के सदर को किस तरह के किसी जंगी जराइम की अदालत में तलब किया जा सकेगा। दूसरी बात ये है कि इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो रशिया की वीटो पावर है, उसको चैलेंज ना करने के हवाले से भी कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। क्योंकि रूसी सदर के जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थीं। एक ये था कि ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद
इस जंग के नतीजे में शायद रशिया के अंदर से कोई बगावत हो जाएगी और सदर पुतिन का जो इक़्तिदार है वो लुटने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी बात ये कही जा रही थी कि जी शायद रशिया इतना मुआशी तौर पे कमज़ोर हो गया है कि वो अब चाइना से मदद लेगा और उसके बिना ये चल नहीं सकेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो 15 निकात हैं, ये इन तमाम पहलुओं और का अहाता करेंगे और रूसी सदर खुद को सिक्योर किए बगैर इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है और ये जंगबंदी हो जाती है, अल्लाह करे कि हो जाए और हाँ। जल्द हो जाए, ये जो जानी नुकसान हो रहा है ये किसी तौर रुक सके, तो ये फरमा दीजिएगा कि फिर हम रूस के बारे में क्या एक तासुर आएगा, रूस ने क्या खोया क्या पाया? कहा यह जा रहा था कि जब तक रूस अपने मफादात हासिल नहीं कर लेता वो इस जंग को बंद नहीं करेगा। ऐसे क्या मफादात रूस को मिल जाएंगे? ये सारी चीज़ जो उसने क्रिएट की, जिस तरह से अटैक किया, अभी तक तो हमें ये दिखाई दे रहा है हामिद खान साहब के सरासर नुकसान है। ये जंग रुक भी जाती है, जिस तरह से बिल्कुल, पाबंदियां लग बिल्कुल। गई हैं, जितनी बदनामी हो गई है रशिया की। देखें, बदनामी तो ज़रूर हुई है, लेकिन ऑन रशियन ग्राउंड देखा जाए तो रशिया खुद को इसमें फ़ातेह समझेगा। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि रशिया ये कहेगा जी कि मैंने इनको नेटो का रुकन बनने से रोक दिया, वो जो 2 रियासतें हैं मैंने उनको आज़ाद करा लिया, और तीसरा ये कि जी वो जो एक कंटीन्यूअस थ्रेट आ रही थी अमेरिका की, वो मैंने रोक ली। दूसरी जानिब क्या होगा? दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की इसको अपनी फ़तह गिनेंगे कि जी हमने कीव पर कब्ज़ा नहीं होने दिया, हमारी फ़ौजों ने मुकाबला किया और हमारा जानी माली नुकसान जो है वो रूस की निस्बत बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने फिगर्स दिए हैं कि 500 के मुकाबले में 2500 से 3000 रूसी फौजी जान से जा रहे हैं। तो अगर इन फिगर्स को देखें और इस कंपैरिजन को देखें तो दोनों अपनी-अपनी फेस सेविंग भी करेंगे, दोनों अपना-अपनी फतह का जश्न भी करेंगे। लेकिन जितना भी नुकसान हुआ है वो बुनियादी तौर पे जंग में किसी का भी नुकसान हो, वो नुकसान जो होता है वो कोलैटरल डैमेज जो होता है वो बड़ा नुकसानदेह होता है। आम शहरियों की जान जाती है और हिजरत करनी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, बच्चों की, बूढ़ों के लिए बड़ी मुश्किल हालात हो जाते हैं और अब ये 5-10 साल लगेंगे बिल्कुल, ये यूक्रेन को मुश्किल अपना हालात हमने देखे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। बनाने में। डॉक्टर हामिद खान साहब, बराह रास्त रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ चैनल के ऊपर। बिल्कुल, जो भी सिचुएशन बिल्कुल। है यकीनन वो नहीं होनी चाहिए थी और उसको फ़ौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। लेकिन ये फरमा दीजिएगा, ये जब हम मनफी जी, जी। असरात की बात करते हैं इस जंग के, तो वो असरात तो बहुत सारे ऐसे ममालिक पर भी आए हैं जो दूर कहीं बैठे हैं, जिनके लोग बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर महंगाई हो गई है। आप क्या समझते हैं ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद, ये जंग ख़त्म हो जाने के बाद रूस का कुछ होता है नहीं होता है वो मामला एक तरफ, ये जो सिचुएशन, ये जो असरात आए हैं मनफी असरात, ये कितने टाइम तक चले जाएंगे? वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे? देखें, ये जो असरात हैं ये अब यूरोप के ऊपर तो आइंदा 3 से 5 साल तक रहेंगे। एक मैंने रिसर्च पढ़ी, उन्होंने कहा जी कि जितना तेल की कीमतों के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, ऑलरेडी कोविड और दूसरी सूरत हाल से तो यूरोप लड़ ही रहा था। इस जंग के बाद 3 से 5 साल मजीद चाहिए होंगे यूरोप को और बाकी जो मुतासरा ममालिक हैं उनको रिकवरी करने में, जबकि खुद यूक्रेन को 10 से 15 साल लग सकते हैं। दूसरी जानिब रूस को जितना मुआशी धचका पहुंचा है, रूस जो पिछले 20-25 साल से दोबारा इकोनॉमिकल पावर की तरफ बढ़ रहा था, अब रूस को पाबंदियां भी इतनी जल्दी नहीं हटेंगी। रूस को दोबारा से दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम के हवाले से और बाकी मुआशी और तजारती पाबंदियों के हवाले से रूस को नए मुआहदे करने पड़ेंगे। तो अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो रूस को आइंदा 5 से 10 साल बड़े मुश्किल होंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक बात कही जा रही है और वो ये कि चूंकि ये 10, 15, 20, 25 दिन में अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो वो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अगर और ममालिक शामिल हो गए तो ये जंग हो सकता है यूरोप और खुदा न खास्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले ले। फ्रीकैन अगर जंग में बढ़ते जाएं तो जंगों की सूरत हाल बहुत खतरनाक होती है। दोनों जंगे अजीम यूरोप से शुरू हुई थी, ऑस्ट्रिया पोलैंड के दरमियान शुरू हुई थी, तो इसी खित्ते से 2 बार जंगे अजीम का आगाज हो चुका था। इसलिए दुनिया के लिए ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग थी आसमा। बिल्कुल जी, अलार्मिंग सिचुएशन थी और अब इसको संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल। संभालते हुए भी वो दोनों ममालिक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को बिगाड़ा था, वही रशिया और यूक्रेन। बहरहाल जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला था वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, इसका आपने भी जिक्र किया। डॉक्टर हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी, अपना वक्त दे रहे थे। डॉक्टर हामिद खान साहब बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के हवाले से मुज़ाकरात, ऐसा लगता है कि बस हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जो भी मुतालिबात थे वो लिखे जा चुके हैं, अब उन पर बस मुहर सख्त होना बाकी है। मीटिंग की बात की जा रही है दोनों मुल्कों के सरबराहान के दरमियान, लेट्स सी क्या होता है, कब होती है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी हमें बात करनी है जी प्रोग्राम में कोरोना की आलमी वबा
की। आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर जिसने दुनिया के कई मुल्कों में तबाही मचाई थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है और यही वजह है कि सख्त पाबंदियाँ जो लगाई गई थी वो अब उठा ली गई हैं। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो गया है जिसने कामयाबी के साथ कोरोना की 5वीं लहर को शिकस्त दी। फ़ज़ाई और वैक्सीन लगाने की पाबंदी के अलावा पाकिस्तान में तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। पाकिस्तान के अलावा फ्रांस में भी आज ही पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड में 21 मार्च जबकि वेल्स में 21 मार्च को कोरोना पाबंदियों का अख्ताम हो जाएगा। अमेरिका में भी मास्क पहनने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब 60 लाख अफराद की जान ले जाने वाला ये वायरस अब भी कई मुल्कों के लिए वबाले जान बना हुआ है। आपने ये नहीं समझना है नाजरीन कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ये पाबंदियां हटा ली गई हैं तो ये जो वायरस है ये ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त हुकूमत की जानिब से पैदा कर दी गई है ये वैक्सीन लगाने के बाद, इसलिए ये पाबंदियाँ नरम की गई हैं क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमें आपको यहाँ ये भी बताना है कि बहुत सारे ममालिक में अभी भी कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान मचा रहा है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स फैले हुए हैं। जनूबी कोरिया के बारे में आपको बता देते हैं, वहाँ एक दिन में 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस तरह से जनूबी कोरिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है। वियतनाम की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर है, जबकि हांगकांग में कोरोना से होने वाली अमवात की शरह गुज़श्ता 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पिछले 2 साल में हांगकांग में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना आजकल इन दिनों में हो रहा है। नाज़रीन, चीन में भी सूरत हाल दोबारा से ख़राब होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि चाइना वो मुल्क है जहाँ से ये सारी चीज़ शुरू हुई थी और अब एक बार फिर से बताया जा रहा है कि सूरत हाल ख़राब है और पहले आउटब्रेक के बाद अब सबसे ज़्यादा 5000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी जब पहले ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे उसके बाद इसमें वक्फा आया, कमी आती चली गई, ख़त्म हो गया, लेकिन अब फिर से 5000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में सिचुएशन क्या है जी, क्यों कहीं पर ये ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो नहीं कम हो गया है, और क्यों कहीं पर ये बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज में समूही हैं, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में तबाही मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के असरात कई मुल्कों में कम होने लगे हैं। कोरोना केसेस की तादाद में कमी को देखते हुए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में कोरोना पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना केसेस की तादाद में कमी को देखते हुए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में कोरोना पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। फ्रांस में आज से फेस मास्क समेत तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। इंग्लैंड में भी कोरोना पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। बरतानिया में गुज़िश्ता हफ्ते 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद हुकूमत ने ज्यादातर पाबंदियां खत्म कर दी हैं। पब्लिक मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी समेत कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर सेल्फ आइसोलेशन की शर्त भी 1 अप्रैल से खत्म कर दी जाएगी। वैक्सीन पास की जरूरत के साथ साथ आलमी बैनुल अक़वामी मुसाफिरों पर लगाई गई तमाम पाबंदियों का खात्मा भी हो जाएगा। स्कॉटलैंड में कोरोना पाबंदियां 21 मार्च जबकि वेल्स में 28 मार्च को खत्म कर दी जाएंगी। अमरीका में भी केसेस कम होने लगे। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमरीका के 98% काउंटियों में लोगों को अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में केसेस पहले से कम लेकिन अब भी औसत 40,000 केसेस और 1500 अमवात रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका में केसेस पहले से कम लेकिन अब भी औसत 40,000 केसेस और 1500 अमवात रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही है। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि एहतियात ना बरतना एक बार फिर केसेस बढ़ने की वजह बन सकता है। अफ्रीका की बात करें तो इस वक्त ट्यूनिस, साउथ अफ्रीका, मिस्र और जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूडान में कोरोना वबा की वजह से एक दिन में होने वाली अमवात 130 तक पहुंच गईं, जो 2 साल में सबसे ज्यादा तादाद है। अफ्रीका की 98% आबादी को अब तक वैक्सीन की फराहमी यकीनी नहीं बनाई गई, जो कि केसेस में इजाफे का सबब है। न्यूजीलैंड ने भी कोरोना की सख्त पाबंदियों को खत्म करने का अंदिया देते हुए 2 साल बाद आलमी सियाहत के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की रोजाना बुनियाद पर रिपोर्ट केसेस की औसत 25,000 से ज्यादा तक पहुँच चुकी है। तादाद में इजाफा सरहदें खोलने के बाद बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिर बन रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इन मुल्कों में शामिल है जो कोरोना की 5वीं लहर को शिकस्त देने के करीब है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। सिर्फ वैक्सीन लगवाने और फिजाई ऑपरेशन पर आयद पाबंदियां बरकरार रहेंगी। एक जानिब जहां दुनिया पाबंदियां उठा रही है, वहीं कई एशियाई ममालिक में कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में भी एक दिन में रिकॉर्ड होने वाले केसेस 4 लाख की सतह पर पहुंच गए। दूसरे नंबर पर वियतनाम है जहां तकरीबन 1,80,000 केसेस रिपोर्ट हुए। हांगकांग में कोरोना केसेस में 300 गुना इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि अमवात की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। चीन में एक दिन के दौरान 5,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इस शरह गुज़िश्ता 2 सालों में सबसे ज्यादा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी नाफिज है और इस वक्त 2.25 करोड़ से ज्यादा अवाम को सख्त लॉकडाउन का सामना है, जबकि मुल्क में सफरी पाबंदियां भी आयद हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी नाफिज है और इस वक्त 2.25 करोड़ से ज्यादा अवाम को सख्त लॉकडाउन का सामना है, जबकि मुल्क में सफरी पाबंदियां भी आयद हैं।
बिल्कुल जी, कोविड के हवाले से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। डिटेल में हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के ज़रिए कि कहाँ कोविड को लेकर क्या सिचुएशन है दुनिया भर में। अब हमें आपको लेकर चलना है बड़े आज़म अफ्रीका। और नाज़रीन, आबादी के लिहाज से अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मुल्क है नाइजीरिया, हमें उसकी बात करनी है आज, क्योंकि वहाँ एक नया बहरान सर उठा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि अफ्रीका की हम जब भी बात करते हैं कोई ना कोई ऐसी ही खबर लेकर आते हैं, तो अफ्रीका में वाक़तन बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन आपको बताएं कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत नाइजीरिया में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। नाइजीरियन हुकूमत की जानिब से फरवरी में गैर मयारी ईंधन दरामद करने के बाद मुल्क में ईंधन की किल्लत बढ़ने लगी और ये किल्लत अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर असरअंदाज होना शुरू हो चुकी है। मुल्क में बताया ये जा रहा है कि जो महंगाई की शरह है वो 15.7% तक पहुंच चुकी है, 15.7% तक पहुंच गई है और जनवरी के बाद इस शरह में 10% का इजाफा देखने में आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाइजीरिया उन 20 ममालिक में शामिल है जहां कहत साली के बायस शदीद भूख का जो बहरान है उसका ख़तरा मंडलाता रहता है। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाइजीरिया में गंदम का बहरान भी पैदा होने के इम्कानात वाज़े हो गए हैं। नाइजीरिया में ऐसी सूरत हाल क्यों है, क्या कोशिशें की जा रही हैं इस पर काबू पाने के लिए, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत को मुआशी धचकों का सामना। नाइजीरिया में ईंधन की किल्लत अवाम की रोजमर्रा जिंदगी के साथ मईशत को भी नुकसान पहुंचाने लगी। जनवरी तक 15.60% तक रहने वाली महंगाई की शरह एक माह के दौरान 15.70% तक पहुंच गई है। फरवरी में हुकूमत की जानिब से गैर मेयारी ईंधन की दरामद के बाद ये सूरत हाल सामने आई, जिससे अब तक निपटा नहीं जा सका। ईंधन की किल्लत की वजह से अवाम को घंटों कतारों में लगकर फ्यूल भरवाने का इंतजार करना पड़ता है। नाइजीरिया खुद अफ्रीका का सबसे बड़ा ईंधन पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन फाल ऑयल रिफाइनरीज की अदम दस्तयाबी की वजह से मुकम्मल तौर पर दरामद शुदा तेल पर इन्हिसार करता है। नाइजीरिया को गैर म्यारी ईंधन दरामद करने के बाद फरवरी से ईंधन की किल्लत का सामना है, जिसके नतीजे में ईंधन की कीमतें भी 215 नायरा से बढ़कर 680 नायरा तक बढ़ चुकी हैं। बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी पड़ा, जो कि अब जरूरियात जिंदगी की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहा है। बराज़म अफ्रीका कोरोना वबा के बाद अब अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था, लेकिन गुज़िश्ता माह रूस का यूक्रेन पर हमला अफ्रीकी बराज़म में मालियाती मंडियों, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, खुराक और अजनास की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ईंधन की किल्लत मजीद बढ़ने के साथ ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ने का इम्कान है। ईंधन के बाद नाइजीरिया की दूसरी बड़ी दरामदाद गंदम रही है और यूक्रेन पर जंग मुसल्लत होने की वजह से माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में गंदम की एक बोरी की कीमत 22,000 से बढ़कर 30,000 नाइजीरियन रुपयों तक पहुंच सकती है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में अफराते ज़र 2016 के बाद से 15 से नीचे नहीं आई, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क में जारी शदीद कहतसाली के बायस ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाइजीरियन करेंसी की कदर गिरना है। नाइजीरिया इन 20 ममालिक में शामिल है जहाँ कहतसाली के बायस शदीद भूख के बहरान का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख नाइजीरियन अफराद इस वक्त शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ऐसे में माहिरीन का कहना है कि अगर मुल्क में ईंधन की किल्लत पर काबू न पाया गया तो आने वाले दिनों में बड़े बहरान का सबब बन सकता है। बिल्कुल जी, पहले ही बहुत ज़्यादा बहरान हैं अफ्रीका के अंदर, अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो और बड़े बहरान जन्म ले सकते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल दोबारा 11:10 पे आपसे मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, लेकिन जाते जाते आपने काम करना है। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें दुनिया भर से दिलचस्प व अजीब खबरें हम आपके लिए समूह कर लाते हैं और इसका नाम है चलते चलते। ये सेगमेंट देखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद अमेरिकी शहरियों ने दरियाई शिकागो को सकाफती और मजहबी त्यौहार की खुशी में सब्ज रंगों में नहला दिया। सेंट पैट्रिक डे नामी त्यौहार के मौके पर शिकागो का दरिया सब्ज रंग में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि लोगों की बड़ी तादाद सब्ज रंग पर मुश्तमिल रवायती मलबूसात पहने बैंड्स और बैग पाइपर के साथ ग्रुप की शक्ल में परेड में शरीक होते हैं। ये इवेंट सालाना रवायत का एक अहम हिस्सा है, जिसमें दरिया को रंगने का अमल सुबह सवेरे शुरू होता है और कई घंटों तक जारी रहता है। दरियाई शिकागो को सब्ज रंगत देने के लिए 2 बड़ी किश्तियों का सहारा लिया जाता है। तकरीबन 50 पाउंड रंग से दरिया का पानी ग्रीन हो जाता है, जो कई दिनों तक दिलकश नजारा पेश करता रहता है। दुनिया भर में पेरिस शहर की पहचान एफल टावर की ऊंचाई में 6 मीटर का मजीद इजाफा हो गया है।
इसकी वजह एफएल टावर पर डिजिटल रेडियो एंटेना नस्ब करना बनी, जिसके बाद टावर की ऊंचाई मजीद 6 मीटर बढ़कर 330 मीटर हो गई है। डिजिटल रेडियो एंटेना को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर टावर पर नस्ब किया गया। ये टावर एक वक्त में दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी तामीर रही और अब भी ये फ्रांस में इंसानी तामीरात में बुलंद तरीन है। एक सऊदी उस्ताद का बच्चों को मामूल से हटकर तालीम देने का तरीका सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हो रहा है। सऊदी उस्ताद के झूमते हुए अंदाज से बच्चों को तालीम देना लोगों को खास पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरबी जुबान के उस्ताद वीडियो में मुमलिकत के एक स्कूल में क्लास बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज को झूमने के अंदाज से दोहराते हैं। इनके शागिर्द अपने उस्ताद के इस अंदाज पर हंसते भी हैं और इनके साथ झूम झूम कर सबक भी याद कर लेते हैं। जापान में जदीद टेक्नोलॉजी मेला जारी है। टेक्नोलॉजी मेले में ऐसे अनोखे रोबोट की नुमाइश की गई है जो फैक्ट्री में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए बाहसियत मुलाजिम की तरह नूडल्स की पैकिंग में मदद करता है। इस इंसान नुमा रोबोट की खास बात यह है कि इसके हाथ कांटेनुमा है जो नूडल्स और दीगर खानों को पकड़ने में मुआवन साबित होते हैं। ये रोबोट 500 ग्राम नूडल्स और दीगर खानों को उठाने की सलाहियत रखता है। बर्तानिया में ऑक्सफोर्डशायर में वाक़े वाइल्ड लाइफ पार्क ने बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ दोम के एजाज में एक नौजायदा सफेद गेंडे का नाम क्वीनी रख दिया है। गेंडे को ये नाम मलका बरतानिया के प्लाटिनम जुबली साल के मौके पर दिया गया, जो बरतानवी तख्त पर उनके 70वें साल की अलामत है। क्वीनी की 4 बहन भाई भी हैं और ये इस पार्क में पैदा होने वाला नवा गेंडा है। वाइल्ड लाइफ पार्क की इंतजामिया का कहना है कि इस मादा गेंडे का नाम मलका के नाम पर रखना एक एजाज है। एक तरफ आधी दुनिया में गर्मियां डेरा डालने लगी हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की और यूनान में शदीद बर्फबारी से निज़ामे जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। इस्तांबुल के हवाई अड्डे पर दर्जनों परवाजें मनसूख, जबकि ट्रैफिक हादसात और रुकावटों की वजह से कई मरकजी शहराएं बंद पड़ी हैं। हुकाम ने आवाम से घरों में रहने की अपील की है। तुर्की की तरह यूनान में भी नकलो हमल का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। यूनान की कई जज़ायर भी शदीद बर्फबारी की लपेट में है। मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जा हिरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है।